हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 2017 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पूछे गए हैं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में मैंने 2015, 14, 16 और 23 के लिए भी वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने 13 तक जो है 2017 में 13 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस किए थे। आज हम 14 से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। क्या दोस्तों लेजिस्लेटिव प्रोसेस है सच में और इन्फोर्सेबल है ये ड्यूटीज? ऐसा तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो हमारा संविधान है ऐसा कुछ भी इन्फोर्सेबल नहीं बनाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। दोस्तों, हमने जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि पार्ट 4A में ये है, और इनको इन्फोर्स करने के लिए कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस जो है वो नहीं है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सॉरी, पहला जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। अच्छा दोस्तों, लीगल ड्यूटीज क्या होते हैं? लीगल ड्यूटीज कहने का मतलब लॉ है। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली इन्फोर्सिबल किया जाता है? नहीं ना किया जाता है। इस वजह से लीगल ड्यूटीज जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से को रिलेटिव नहीं है, उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। इसका सही उत्तर होना चाहिए नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स कोरिलेटिव होते हैं क्या ड्यूटीज से? तो सही बात है दोस्तों, राइट एंड ड्यूटीज कोरिलेटिव होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए। सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। दोस्तों, सिटीजन के पर्सनैलिटी एडवांसमेंट में राइट एज वेल एज ड्यूटीज का रोल होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों? इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्ट। इसमें कह रहे हैं कि लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शन में विनिंग कैंडिडेट को जो है एटलीस्ट 50% तो मिलना ही चाहिए, है ना। जितने पोल्ड वोट्स हैं तभी वो इलेक्टेड होंगे। क्या दोस्तों हमारा यही सिस्टम है? नहीं, इंडिया में तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना, कि कोई कैंडिडेट जिसको कि जो कि विन करता है उसका ज़रूरत नहीं है कि वो मेजोरिटी में आए 50% प्लस 1 वोट्स के साथ में। नॉट नीड टू, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत ही हो गया। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर्स टू द अपोजिशन। कह रहे हैं कि जो प्रोविजंस बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अनुसार जो स्पीकर का पोस्ट है वो मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करना चाहिए एंड डेप्यूटी स्पीकर का अपोजिशन पार्टी से। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो 10th लोकसभा तक जो स्पीकर आते थे और डेप्यूटी स्पीकर, उनका ऐसा था कि वो यूजुअली रूलिंग पार्टी से ही होते थे। लेकिन 11 से ये चेंज हो गया है। तो एक कॉन्सेंसस के आधार पे ये कहा गया कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी से ही आएंगे, रूलिंग अलायंस से या तो, एंड जो डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट है वो इससे अपोजिशन से आएंगे। तो ये एक इनफॉर्मल कॉन्सेंसस है ना, आपस में है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू तो नहीं आया है। तो ये भी तो गलत ही है ना। स्टेटमेंट 2 भी क्या है? गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है,
Which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the president rules in a state? प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकते हैं? अच्छा ठीक है, देखते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन सा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। दोस्तों जब प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट के अंदर इम्पोज होते हैं तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर देते हैं ना, और स्टेट के गवर्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करते हैं और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, और चीफ सेक्रेटरी भी हो सकते हैं मदद के लिए, और चीफ सेक्रेटरी या एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो दूसरा तो होना ही चाहिए कि होगा ही होगा, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव करते हैं, इसका तो सही में रिजल्ट है, इसमें कह रहा है जो रिजल्ट नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन जहां जाए दोस्तों उसको हटाइए। दूसरा पहला ए ऑप्शन में भी है, सी में भी दे दिया है एंड डी में भी, इसका सही उत्तर क्या होगा, बी 1 एंड 3 ओनली, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, जो रिजल्ट नहीं होगा, तो दो तो डेफिनेटली होंगे ना, तो ए से भी हटा, ए भी हट गया, सी भी हट गया, डी भी हट गया, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, 1 एंड 3 ओनली। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या प्रिंसिपल है ना, दोस्तों जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे ना, तो उसी टाइम मैंने डिस्कस किया था अपने वीडियो में कि उसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। देखते हैं दोस्तों ऑप्शंस क्या है। पहला है एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइज द क्रिटिसिज्म, अच्छा, अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all। दोस्तों कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये तो कोई फीचर नहीं था। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज, यानी गवर्नमेंट के एक्टिविटीज को स्पीड अप करना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, नहीं, ए मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। सही बात है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना टू दी पीपल, इसे तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, तो ये सही होना चाहिए। लास्ट क्या है, डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अच्छा, एंड हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन। तो क्या स्ट्रेंथ करता है हैंड ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है इसे ही हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अगर पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ भी लिखा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं एग्जीक्यूटिव का, किसके प्रति होते हैं, लेजिस्लेचर के प्रति होते हैं। तो यही होना चाहिए इसका सही उत्तर, सी शुड बी द आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर। दोस्तों आपको पता है नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल करते हैं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकते हैं, लेकिन उनका नाम इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए ना, एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया नहीं होता है, कोई भी रिसाइड करे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आप हों, ये तो सही नहीं है। ए रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कॉन्टेस्टेड। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा दोस्तों, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल, यस, है ना, सही बात है। ऐसे कोई भारतीय सिटीजन जिनका नाम उस इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर, दोस्तों प्रूफ तो होना चाहिए ना, है ना। और लास्ट में क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी कोने से हम बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्या करना है, इलेक्शन पे पार्टिसिपेट करना है ऑफ द लोकसभा, तो हमें जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करना होगा वो उन्हीं को कर सकते हैं जिनका नाम है इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है ना दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, सी। और दोस्तों डी में तो क्लियर भी नहीं है, ए में तो और भी क्लियर नहीं है, और बी में भी देखिए, यहाँ पे कहते हैं ए रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कॉन्टेस्टेड। दोस्तों सिर्फ रेसिडेंट होना ही काफी नहीं है ना, इलेक्टोरल रोल में नाम भी होना चाहिए ना, तो ये भी वो तो प्रूफ होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारा पहला ऑप्शन है, ए प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा, एमपी के द्वारा, जो कि इलेक्टेड तो हैं बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल तो ऐसे बिल होते हैं जो कोई भी मेंबर कर सकते हैं, कोई भी एमपी कर सकते हैं, बट इसमें ये होना चाहिए वो मिनिस्टर ना हो, है ना, वो
तो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में कहा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें बस ये है कि मिनिस्टर का पद नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहला गलत है। दूसरा क्या, रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम तो नहीं है दोस्तों, अगर देखा जाए तो 1952 से 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं, तो पहली बार कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। दोस्तों हमने पहले भी देखा था ना, जब हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा था, कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर, हमने पढ़ा था। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू। कैसे कंट्रोल करके रखते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, दोस्तों जो पार्लियामेंट होते हैं ना, वो कंट्रोल रखते हैं मिनिस्टर्स के ऊपर में। बहुत सारे उनके पास डिवाइसेस है, जैसे कि क्वेश्चन आवर में सवाल पूछे जाते हैं, डिस्कशंस किए जाते हैं, एडजर्नमेंट मोशन भी उसी के लिए होता है, इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है ना, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन आवर में। तो सभी आंसर इसमें, सभी ऑप्शंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो उसका सीधा आंसर क्या होगा, डी, 1 to 2। दोस्तों क्वेश्चन आवर क्या है, एडजर्नमेंट मोशन क्या है, उसके बाद जो हम अलग अलग टाइप के, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, ये सब सारे टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। दोस्तों इसमें मैं इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी अब एक्सप्लेन करने हैं। और ये जो मेनली वीडियो है दोस्तों, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए है, और इसमें हम क्वेश्चंस देख रहे हैं कैसे पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे फोकस किया जाता है ना, हम कैसे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। और जो टॉपिक्स हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बारीकी से हम सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, किसके लिए जुडिशियल रिव्यू होते हैं। पहला, द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। क्या ये सही उत्तर होगा दोस्तों, जुडिशरी का पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, लॉज के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकते हैं, या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देते हैं उसको चेक कर सकते हैं। ये बात सही है ना दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू का यही मतलब होता है ना। और ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज इनएक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, मतलब जो लेजिस्लेचर लॉज लेकर आते हैं उसके विजडम को चेक करते हैं। थर्ड क्या है, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड बाय द, ऐसा दोस्तों नहीं है, प्रेसिडेंट असेंट कर देते हैं उसके बाद भी जुडिशियल रिव्यू लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले ही लाया जाएगा, ठीक है ना। तो सी तो बिल्कुल गलत है। डी क्या है, द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, अपने ही जजमेंट को वो रिव्यू करते हैं, है ना, गिवन। और जो जितने भी लॉज बनते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, वो सही है कि नहीं, कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसे अलाइन कर रहे हैं कि नहीं, सारी चीज़ों को देखते हैं, है ना। तो इसका सही जो सटीक आंसर होना चाहिए, मोस्ट सुटेबल फिटिंग ऑप्शन जिसे हम बोल सकते हैं, वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमने 2017 में पूछे गए पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाना समझ आया होगा, और आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा, और सॉल्यूशंस भी समझा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।